वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करने वाले हैं पार्ट 9 भारत के कुछ प्रमुख पक्षी, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हमें दे रखा है श्रुतलेख एवं उच्चारण का अभ्यास। यहाँ पे जो भी हमें दे रखे हैं कठिन शब्द, इनको हम अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं। गोरैया, घोंसले, दर्जिन, राष्ट्रीय, प्राय, ज्यादातर, कंठफोड़वा, चमगादड़, फक्ता और प्रचलित। आगे हमें कुछ मौखिक प्रश्न दे रखे हैं मुख से और छोटे छोटे आंसर वाले, है ना। इसको हम बुक एक्सरसाइज में कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, घरों में घोंसला बनाने वाली भूरे रंग की चिड़िया क्या कहलाती है? जो हमारे घरों में आती है और अपना घोंसला बनाती है उसको क्या कहते हैं? गोरैया। किस चिड़िया के घोंसले को देखकर लोग दंग रह जाते हैं? कौन सी ऐसी चिड़िया है जो एकदम दर्जी के जैसा, जैसा दर्जी बहुत अच्छा सूट सिलता है वैसा ही वो अपना घोंसला बनाती है, बहुत सुंदर सा, जिसको देखकर हम लोगों को बहुत हैरानी होती है, हम दंग रह जाते हैं, यानी कि हैरान हो जाते हैं। तो बया, बया उस चिड़िया का नाम है। ठीक है। मैना की क्या विशेषता होती है ये बतानी हमें। मैना काले रंग की पीली चोंच वाली चिड़िया है जो सिखाने पर मनुष्य की बोली बोलती है। उसकी विशेषता क्या है? पीली चोंच वाली होती है चिड़िया, और सिखाने पर अगर हम सिखाएंगे तो वो हमारी तरह बोलना भी सीख जाएगी। गुटरगु, गुटरगु किस पक्षी की बोली है? कबूतरों की। पंडुक पक्षी को किस नाम से जाना जाता है? फक्ता। जो पंडुक पक्षी होता है उसको किस नाम से जानते हैं? फक्ता नाम से। आम के बगीचे में किस पक्षी की मधुर आवाज सुनाई देती है? जब आम लग जाते हैं तो किस पक्षी की आवाज जो है हमें बहुत ज्यादा सुनाई देती है? तो हम लिखेंगे कोयल। कोयल की जो आवाज है वो आमों के पकने पर हम सबको सुनाई देने लगती है। आगे बढ़ते हैं। उचित शब्दों से रिक्त स्थान हमें भरने हैं। पूरा विश्व हजारों प्रकार के डैश पक्षियों से भरा पड़ा है। कौन से पक्षियों से? अद्भुत, अनोखे जो पक्षी होते हैं उसमें बहुत सारे पक्षी हैं। पूरे विश्व में बहुत सारे पक्षी हैं जो अपनी आवाज के लिए, अपने रंग के लिए, अपने रूप के लिए फेमस हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अद्भुत। मोर अपनी पैनी आवाज चोंच से डैश पर वार करता है। किस पर वार करता है? सांप पर। सांप पर वार करता है। डैश ज्यादातर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। कौन ज्यादातर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं? कबूतर। कंठफोड़वा अपनी डैश और डैश चोंच से पेड़ का तना खोदता रहता है। कंठफोड़वा क्या करता है? उसकी चोंच कैसी होती है? लंबी और नुकीली। उस लंबी और नुकीली चोंच से वो क्या करता है? पेड़ का तना खोदता रहता है। आगे देखा है कि नीलकंठ की नीली गर्दन बहुत सुंदर लगती है। उसे देखना डैश माना जाता है। क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। आगे बढ़ते हैं हम सही गलत की ओर। जो वाक्य हमें सही लग रहा है उसके आगे हम सही का निशान लगाएंगे, और जो हमें गलत लग रहा है उसके आगे हम गलत का निशान लगाएंगे। क दे रखा है इसमें, विशेष रूप से घरों में घोंसला बनाने वाली नीली रंग की एक बड़ी सी चिड़िया गोरैया होती है जिसकी गर्दन भूरी रंग की होती है। क्या वो नीले रंग की होती है चिड़िया? गोरैया जो होती है कौन से रंग की होती है? भूरे रंग की। तो ये वाक्य क्या है? गलत है यहाँ पे। आगे, हंस पक्षी विवेक और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। क्या ऐसा है? हंस विवेक और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। तो ये वाक्य क्या है? एकदम सही है, इसलिए हमने इसके आगे सही का निशान लगाया। कुरुर और कुररी को दर्जन चिड़िया भी कहते हैं। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। दर्जन चिड़िया किसको कहते हैं? बया को कहते हैं। तो ये वाक्य गलत है। आगे दे रखा है, गिद्ध और बाज अपनी तेज नजर के कारण दूर से ही अपने शिकार पक्षी को देख सकते हैं। ऐसा है? ये वाक्य एकदम सही है क्योंकि उनकी नजरें बहुत तेज होती है, इसलिए हम इसके आगे सही का निशान लगा रहे हैं। आगे दे रखा है हमें एक शब्द और वाक्य में उत्तर, उसके बाद 2-3 वाक्यों में उत्तर, जिसे हम अपने कॉपी पार्ट में कंप्लीट करेंगे, तब आपको क्लियर करूंगे ना। आगे बढ़ते हैं हम। बुक एक्सरसाइज में भाषा और व्याकरण में हमें दे रखा है, एक है होता है जिसके ऊपर बिंदी नहीं लगाई जाती, एक है होता है जिसके ऊपर बिंदी लगाई जाती है। तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ बहुवचन होता है ना, तो वहां हम ह की 2 मात्राओं के साथ में बिंदी वाले ह का प्रयोग करते हैं, और जहाँ एक वचन होता है वहां हम सिंपल ह लगाते हैं बिना बिंदी वाला। ठीक है। जैसे हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम बहुवचन हो गया ना, इसीलिए हमने ह 2 मात्राएं उसके साथ में बिंदी वाले ह का प्रयोग किया है। ठीक है। बहुवचन के साथ बिंदी भी आएगी और एक वचन के साथ बिना बिंदी वाला आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वह बहुत ज्यादा बोलता है, तो वह एक वचन है कि बहुवचन? एक वचन है ना, तो हम क्या करेंगे? ह बिना बिंदी वाला प्रयोग करेंगे। पापा दफ्तर से आ चुके हैं, तो पापा यहाँ पर एक वचन है, तो हम क्या करेंगे? बिना बिंदी वाला प्रयोग करेंगे। यहाँ पे मैंने बिंदी लगाई है, आप इसको हटा दोगे। ठीक है।
खिड़की खुली है, एक ही है खिड़की, इसीलिए ह। हवा चलने के कारण पत्तियां हिल रही हैं, पत्तियां बहुत सारी है, इसीलिए ह उसके साथ में बिंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम विसर्ग की ओर। हमें कुछ शब्द दे रखे हैं, उसके साथ में हमें विसर्ग लगाना है। इन सब के साथ में आप विसर्ग लगा दोगे। इस बुक एक्सरसाइज को, इस एक क्वेश्चन को आप खुद कर लोगे, क्योंकि इसके साथ में क्या करना है, सिर्फ आगे 2 डॉट लगाने हैं। प्रातः, अतः, वजह, सतह और सामान्यतः और फलतः, इनके पीछे 2 बिंदियां लगानी है बस। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलने हैं आपको। एक वचन दे रखा है, उसका बहुवचन करना है। आंख, आंखें, बोली, बोलियां, चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन क्या होता है, वैसे की वैसे लिख देते हैं, बस चंद्र बिंदु लग जाता है। तना, तने, कीड़ा, कीड़े, मछली, मछलियां। आगे बढ़ते हैं हम इसकी कॉपी पार्ट की तरफ। बुक एक्सरसाइज में बस थोड़ा सा ही था हमारे पास, अब हम इसके कॉपी पार्ट को करते हैं। कॉपी पार्ट में हम सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे श्रुतलेख का। गोरैया, घोंसले, दर्जन, राष्ट्रीय, प्राय, ज्यादातर, कंठफोड़वा, चमगादड़, पख्ता और प्रचलित। और अगला प्रश्न है हमारा शब्दार्थ। शब्दों के अर्थ लिखने हैं हमें। अद्भुत, अनोखा, प्रमुख, मुख्य, वार यानी कि हमला करना, कलंगी, मोर, मुर्गे आदि पक्षियों के सिर पर बनी हुई चोटी को कहते हैं। प्राय, अक्सर, आविष्कार, खोज, टोह यानी कि तलाश करना, किद्वंती, दंत कथा या जनश्रुति जो हम लोगों के मुंह से सुनते चले आ रहे हैं, कर्कश, कठोर। आगे बढ़ते हैं हम। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें, जिसमें पहले नंबर पे हमें देखा है पूरा विश्व हजारों प्रकार के अद्भुत पक्षियों से भरा हुआ है। ये हमने बुक एक्सरसाइज में भी किया था। जो हमारा पूरा विश्व है, इसमें बहुत तरीके के, बहुत अलग अलग तरीके के क्या है, बहुत सारे पक्षी हैं। मोर अपनी पैनी चोंच से डैश पर वार करता है। किस पर वार करता है, सांप पर। तो हम यहाँ लिखेंगे सांप पर वार करता है। कबूतर ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं। कंठफोड़वा अपनी डैश और डायस चोंच से यानी कि लंबी और नुकीली चोंच से पेड़ का तना खोदता रहता है। नीलकंठ की नीली गर्दन बहुत सुंदर लगती है, उसे देखना शुभ माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सही वाक्य में हमें सही और गलत वाक्य के आगे हमें गलत का निशान लगाना है। विशेष रूप से घरों में घोंसला बनाने वाली नीले रंग की चिड़िया गोरैया होती है, जिसकी गर्दन भूरी होती है। तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि नीले रंग की नहीं होती है, तो हमने गलत का निशान लगा दिया। हंस पक्षी विवेक और शुद्धता का प्रतीक माने जाते हैं, तो ये वाक्य सही है। कुरुर और कुरुरी को दर्जन चिड़िया भी कहा जाता है, ये वाक्य गलत है, क्योंकि बया को कहा जाता है दर्जन चिड़िया। गिद्ध और बाज अपनी तेज नजर के कारण दूर से ही अपना शिकार पक्षी को देख सकते हैं। जो अपने शिकार पक्षी होते हैं उसको अपनी तेज नजर के कारण देख सकते हैं, तो ये वाक्य एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। हमें शब्दों से वाक्य बनाने हैं। आपको शब्द दिए जाते हैं, उन शब्दों से आपको वाक्य बनाना होता है, और वाक्यों में आपको उन शब्दों का प्रयोग भी करना होता है। जैसे अद्भुत, अद्भुत शब्द से आपको वाक्य बनाना है। जैसे पूरा विश्व हजारों प्रकार के अद्भुत पक्षियों से भरा हुआ है, तो अद्भुत शब्द का प्रयोग भी कर लिया हमने और वाक्य भी बना लिया। प्रसिद्ध, मैना काले रंग की पीली चोंच वाली प्रसिद्ध चिड़िया है। कलंगी, मुर्गे के सिर के ऊपर कलंगी होती है, यानी कि मुकुट के समान जो होती है। आविष्कार, आविष्कार पहले समय में जब अलार्म घड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था, तब मुर्गे की आवाज से ही सुबह का पता चलता था। यानी कि जब खोज नहीं हुई थी अलार्म घड़ियों की, तो मुर्गा ही बताता था कि सुबह के 4 बज गए हैं या 5 बज गए हैं। गर्दन, नीलकंठ की नीली गर्दन बहुत सुंदर लगती है। आगे बढ़ते हैं। हमें एक शब्द और वाक्य में उत्तरों को देना है। ठीक है, पक्षियों का संसार एकदम निराला क्यों है, ये बताना है हमें, ये क्यों निराला होता है। पक्षियों का संसार एकदम निराला है क्योंकि पूरे विश्व में इनकी हजारों प्रकार की प्रजातियां होती है, यानी कि बहुत प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, इसलिए इसको निराला कहते हैं। बया को दर्जन चिड़िया क्यों कहा जाता है, ये बताना है। बया अपनी लंबी पतली चोंच से ऐसे ऐसे घोंसले बनाती है कि देखने वाला दंग रह जाता है, यानी कि हैरान रह जाता है।
इसी प्रकार उसे दर्जन चिड़िया कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि दर्जी जब कपड़े सिलता है तो एक से बढ़कर एक कपड़े सिलता है, जिसको देखकर हम बहुत हैरान होते हैं ना। तो उस पक्षी को भी किसके समान माना जाता है? दर्जी के समान माना जाता है। जब वो अपनी लंबी और पतली चोंच से घोंसले बनाती है तो हम उसको देख करके इतना हैरान हो जाते हैं कि एक पक्षी इतना सुंदर घोंसला कैसे बना सकता है, इसीलिए उसको दर्जन चिड़िया कहा जाता है। आगे बता रखा है हमें प्रश्न 3 में, तोता और मैना में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जो अन्य पक्षियों में नहीं होती है, ये बताना है। तोता और मैना दोनों ही सीखने पर मनुष्य की बोली बोल सकते हैं। यह खूबी किसी और पक्षी में नहीं होती। अगर तोता और मैना को हम सिखाएं तो हमारे जैसे बोलना सीख जाते हैं, और कोई पक्षी ऐसा नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है कि बिना अलार्म घड़ी वाले युग में लोग जल्दी किस पक्षी की बांग को सुनकर सुबह उठा करते थे? बिना अलार्म घड़ी वाले युग में लोग सुबह मुर्गे की आवाज सुन के जागा करते थे। जब मुर्गा आवाज करता था तब उन्हें सुबह का पता चलता था। प्रश्न 5 दे रखा है कि पहले जमाने में कबूतर कौन सा कार्य करने के लिए प्रसिद्ध थे? कबूतर कौन सा कार्य करते थे पहले जमाने में? पहले के समय में कबूतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पत्र पहुंचाने का काम करते थे। जब हमें चिट्ठी पहुंचानी होती थी एक जगह से दूसरे जगह पर, तब पोस्टमैन नहीं हुआ करते थे, तब कबूतरों को उनके गले में हम क्या करते थे? पत्र या चिट्ठी बांध देते थे, छोटा सा बना करके, या उनके पैरों में बांध देते थे, कहीं पे भी बांध देते। वो उनको जहाँ बताया जाता वो वहां जाते, उसको छोड़कर आ जाते, जिसको देना होता उसे देकर आ जाते और वापस अपनी जगह पर आ जाते थे। तो पोस्टमैन का काम भी करते थे वो लोग। अगला प्रश्न है हमारा, हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं 2-3 वाक्यों में। भारत में चिड़िया विशेष रूप से किस पक्षी को कहा जाता है और उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ये बताना है हमें। भारत में विशेष रूप से घरों में घोंसला बनाने वाली जो भूरे रंग का छोटा सा पक्षी होता है, जिसे गुरैया कहते हैं, और उसकी गर्दन सफेद होती है, उसको हम चिड़िया कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हरे रंग का लाल चोंच वाला पक्षी कौन होता है, ये तो आप सबको पता है। इसके लिए कौन सी बात प्रसिद्ध है? तोता हरे रंग का लाल चोंच वाला पक्षी होता है, और तोते के बारे में यह बात प्रसिद्ध है कि इसे चाहे कितनी कितनी भी प्यार से रखो, लेकिन एक बार पिंजरे से निकलने के बाद ये वापस नहीं आता, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कि तोते को अगर एक बार पिंजरे से छोड़ दो तो वो वापस मुड़कर नहीं आता है, जबकि रियल लाइफ में शायद ही ऐसा होता होगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है अगर हम किसी पक्षी को या किसी जानवर को प्यार करने लगते हैं तो वो हमारा घर छोड़ के कभी भी नहीं जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3 की शांति का प्रतीक और पत्रवाहक पक्षी कौन सा है? यह तोते से किस बात से अलग है? शांति का प्रतीक किसको मानते हैं और चिट्ठी लेकर के कौन जाता है, ये बताना है। और ये तोते से किस बात से अलग है, ये बताना है। कबूतर को शांति का प्रतीक और पत्रवाहक पक्षी माना जाता है। कबूतर तोते की तुलना में एक बार जाने के बाद वापस जरूर आता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम तोते को एक बार पिंजरे से उड़ा देंगे ना तो वो वापस नहीं आएगा आजाद होने के बाद, और जबकि कबूतर को हम उड़ा देते हैं तो कबूतर एक बार वापस जरूर ही आता है। ये इन दोनों की असमानता है। आगे देखा प्रश्न 4, कुरर और कुररी को कौन सा पक्षी कहा जाता है और ये सामान्यतः कहाँ रहते हैं, ये बताना है हमें। कुरर और कुररी नर मादा पक्षी हैं और यह हल्के भूरे रंग की चिड़िया होती है। जो नर होता है उसको बोलते हैं कुरर और जो मादा होती है उसको बोलते हैं कुररी। ठीक है, और ये हल्के भूरे रंग की चिड़िया है, ये चिड़िया का नाम है कुरर और कुररी। इसे टिटरी पक्षी भी कहा जाता है। ये सामान्यतः तापमान वाले क्षेत्रों में पानी के किनारे रहती है। ठीक है, ये टिटहरी जो चिड़िया है ना वो जहाँ पे मौसम जो है, जहाँ सर्दी का होता है ना गर्मी का होता है, ऐसी जगह पे मिलती है और पानी के किनारे वाली जगह पर पाई जाती है। प्रश्न 5 दे रखा है कि हंस के बारे में कौन सी किंवदंती यानी कि कथा बता रखी है। तो हंस के बारे में यह किंवदंती रही है कि हंस अपनी चोंच से दूध और पानी को अलग कर सकता है, और यह भी माना जाता है कि यह मानसरोवर में रहता है और विवेक और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। क्या बताया है हंस के बारे में कि हंस अपनी चोंच से दूध और पानी को भी अलग कर सकता है, और ऐसा भी माना जाता है कि मानसरोवर में रहता है और अपने विवेक और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ये हो गई है बच्चों हमारी बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पार्ट।